हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कवरिंग तुत द सागा कॉन्टिन्यूज AR विलियम्स द्वारा लिखित इजिप्टियन किंग तुत की मिस्टीरियस डेथ पर की गई इन्वेस्टिगेशन पर बेस्ड स्टोरी को डिटेल में समझेंगे और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। राजा तुत के बारे में जानने से पहले इजिप्ट में किन किन राजाओं ने शासन किया यह जानना बहुत ज़रूरी है। एमेनहोटेप III या तो तूत के ग्रैंडफादर या फादर, कोई कंफर्म एविडेंस नहीं है, एक पावरफुल किंग थे जिन्होंने 18th डायनेस्टी के गोल्डन एज में अप्रोक्स 4 शताब्दियों तक शासन किया। उनके बाद उनके लड़के एमेनहोटेप IV, उनके हाथ में शासन की बागडोर आई। उन्होंने एक नए युग की शुरुआत की। नए फराओ ने सूर्य देवता अटन की पूजा को बढ़ावा दिया। उसने अपना नाम अखेनेतन या एटन का सेवक रख लिया और जो ओल्ड रिलीजियस कैपिटल थीबस थी उसको चेंज कर नए शहर एखेतेतन की कैपिटल बना दिया, जिसे आज एमारना के नाम से भी जाना जाता है। उसने आगे एक मुख्य देवता अमन पर हमला किया जिनकी पूजा अर्चना होती थी, उनके मंदिरों को तोड़वा दिया, उनकी मूर्तियों को विध्वंस कर दिया। तो उनकी इस एक्टिविटी से पूरा देश हैरान हो गया। एक्चुअली वो अपनी एज के लास्ट स्टेज पर थे, थोड़े सनके और पागल से हो गए थे। उसी ड्यूरेशन में उन्होंने ये सब एक्टिविटीज़ करा दी। अखनेतन की मृत्यु के बाद थोड़े समय के लिए ही एक और नए शासक आए जिनका नाम था समेन खकरे, लेकिन वो कब आए और कब चले गए बिना कोई पहचान बनाए ही निकल लिए। उनके बाद जो हमारे यंग तुत हैं जो कि अपनी टीन एज में थे, उनको शासन की बागडोर मिली जिन्हें तुतन खातेन के नाम से जाना जाता था। उन्होंने शासन की बागडोर मिलने पर अपना नाम तुतन खामेन रख लिया, जिसका अर्थ है अमन का जीवित प्रतिरूप। और उसने फिर से वही पुराने रीति रिवाज तौर तरीके जो कि बंद हो चुके थे उन्होंने फिर से शुरू करा दिए। वो 18th डायनेस्टी के 11th व लास्ट फेरो थे। फेरो बोलते हैं मतलब एक राजाओं की सीरीज चलती है, द सीरीज ऑफ ए किंग, उसको बोला जाता है। अब उनके उस राजा की जिन्होंने 9 वर्षों तक शासन किया, अनएक्सपेक्टेडली डेथ हो गई। क्योंकि तुत भाई शाही परिवार से थे तो अपने अंतिम उत्तराधिकारी को एंशियंट इजिप्टियन सिमेट्री वैली ऑफ द किंग्स, मतलब जहाँ इजिप्ट के अन्य राजाओं को दफनाया गया था उस सिमेट्री में, वहीं पर 26 फुट गहरे मकबरे में, मतलब जिस कॉफिन में उन्होंने उसको दफनाया था उसकी 3 लेयर थी जो कि प्योर गोल्ड से बना था। और उनका मानना था कि जो हमारे ये राजा हैं उनको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनके साथ उस कॉफिन में वो भी रख दी गई, जैसे बोर्ड गेम्स, ब्रोंज रेजर, अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन। राजा तुत की मृत्यु के 3300 सालों बाद, कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर ने 1922 में कई वर्षों की मेहनत और अन्य प्रयासों के बाद राजा तुत के टॉम्ब यानी कि उनके मकबरे को ढूंढ निकाला था। वह उनके मकबरे से उनकी मम्मी को बाहर निकालना चाहते थे, यह जानने के लिए कि जो उनकी अनएक्सपेक्टेड डेथ है वह कब हुई और कैसे हुई। इस पर वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करना चाहते थे। तो जिस दिन हावर्ड कार्टर के सुपरविज़न में तुत की मम्मी को कब्र से बाहर निकाला जा रहा था, तब संसार भर से हजारों की संख्या में टूरिस्ट वहां कलेक्ट हो गए, कुछ तो अपना श्रद्धा भाव प्रकट करने के लिए और कुछ उस हिस्टोरिकल मोमेंट को कैप्चर करने के लिए। जब हावर्ड कार्टर ने अपनी टीम के साथ मिलकर उस 3 लेयर वाले कॉफिन को खोलने का काम शुरू किया, तब पहली लेयर में उन्होंने पाया एक कफन जो कि सरई और जैतून के पत्तों की माला, जंगली सैलरी मतलब एक प्रकार की सब्जी, कमल की पंखड़ियाँ और कॉर्नफ्लावर से उसको डेकोरेट किया गया था। ये सब इस बात का एविडेंस दे रहे थे कि जो डेड बॉडी थी उसे मार्च अप्रैल के मंथ में दफनाया गया था, क्योंकि ये सब कुछ जो भी हमने सब्जी है, पत्ते हैं, ये सब मार्च और अप्रैल के मंथ में ही वहाँ होते थे। जब मम्मी तक पहुँचते कार्टर ने पाया कि जो डेड बॉडी है उस पर उसको प्रिजर्व करने के लिए एक गोंद लगाया गया था और वह गोंद बहुत बुरी तरह से सूख चुका था, जिसने उसकी बॉडी को भी उस कॉफिन की तली में बहुत ज़्यादा जकड़ लिया था। इस सब को देखकर जो कार्टर थे वो परेशान हो रहे थे, तो उन्होंने लिखा भी था उसके लिए कि किसी भी मात्रा में लगाया गया फोर्स उस बॉडी को सेपरेट नहीं कर सकता था, क्या किया जाना चाहिए था। राजा तुत को उनके परिवार के सदस्यों द्वारा उनकी मौत के बाद की
मतलब जो उनकी यात्रा थी वो महान बने, सुखमय बने। इसके लिए उन्होंने उनके साथ चमचमाती शुद्ध सोने से बनी चीज़ें जैसे मूल्यवान गले का पट्टा, डिज़ाइनर हार, कड़ा, अंगूठियाँ, ताबीज, अंगोछा, सैंडल, अंगुलियों के लिए मियान, मुगोटा, जो सब कुछ राजा यूज़ करते थे, तो उनके साथ सब कुछ रखा गया था, उन पर लादा गया था। कार्टर तुत की बॉडी को कॉफिन से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन इस कॉफिन को छोड़ के भी नहीं जा सकते थे क्योंकि उसमें सब वो गोल्ड सारी चीज़ें थी ना, तो उनको डर था कि अगर वो छोड़कर जाते हैं तो चोर उन जो प्रीशियस वो बिलोंगिंग्स थी, वस्तुएं थी, उनको चुरा कर ले जाएंगे और इस सब को करने के लिए वो उस मम्मी को तहस नहस कर देंगे। इसलिए हावर्ड कार्टर के पास मम्मी को काटकर अलग करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। कार्टर और उनकी टीम ने जो मम्मी के मेन पार्ट्स हैं उनको काट कर अलग कर लिया। ऐसा करने के बाद उन्होंने कॉफिन से मम्मी को बाहर निकाला और एक अन्य मतलब लकड़ी का बॉक्स लिया, उसमें उन्होंने रेत की परत बिछा दी और कुछ गद्दियाँ उसमें लगाई। उसके साथ फिर से उसकी जो बॉडी जो उन्होंने मेन पार्ट्स को कट किया था, फिर से वहाँ उन्होंने इसको जोड़ दिया। लेकिन ऐसा सब करने पर जो मम्मी की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा पिटिएबल मतलब बहुत ख़राब हो गई थी। लेकिन इस सब को करने के बाद भी हावर्ड कार्टर को कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल पाया था। कार्टर की मृत्यु की 40 से भी अधिक वर्षों के बाद एक एनाटॉमी प्रोफेसर डॉक्टर जाही हवास, उन्होंने उस मम्मी का सीटी स्कैन करवाया, जिससे सरप्राइजिंग फैक्ट सामने आए कि मम्मी की छाती की जो हड्डियां और जो फ्रंट रिब्स थी वो मिसिंग थी। मम्मी का सीटी स्कैन $1 मिलियन से बनी पोर्टेबल मशीन से किया गया, जिसे नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी और साइमंस कंपनी द्वारा डोनेट किया गया था। 1700 एक्सरे तस्वीरों का निर्माण क्रॉस सेक्शन में करते हुए 0.62 मिलीमीटर की स्लाइड्स में स्कैन किया गया था। रेडियोलॉजी, फोरेंसिक्स और एनाटॉमी एक्सपर्ट्स की टीम ने तुत की सिर से लेकर पैर तक पूरी बॉडी को स्कैन किया। हर रहस्य को पता लगाने की कोशिश की गई, जिससे हैरान कर देने वाली पिक्चर सामने आई। स्क्रीन पर भूरे रंग के सिर ने आकार ले लिया, गर्दन रीढ़ की हड्डी साफ दिखाई दी बिल्कुल। अन्य तस्वीरों में हाथ, पिंजर के दृश्य, खोपड़ी का मध्य भाग उजागर हुआ। तो ये सब कुछ देखा गया। 5 जनवरी 2005 की शाम 6 बजे जब संसार की सबसे प्रसिद्ध मम्मी को सीटी स्कैन के लिए ले जाया जा रहा था, तब गुस्साई हवा ने धूल के राक्षस को झकझोर कर रख दिया। डरना नहीं, स्टोरी है। परीक्षण वाली रात जब बॉडी को लेकर जाने वाले एक ढलान और सीढ़ियों की कतार पर चढ़े जो बाहर बिखरी हुई रेत में थी, तब हाइड्रोलिक लिफ्ट द्वारा ट्रेलर में चढ़कर जिसमें स्कैनर रखा हुआ था ना, 20 मिनट बाद 2 आदमी बाहर आए, नज़दीक ऑफिस की तरफ दौड़े और 2 प्लास्टिक पंखों के साथ लौटे। लाखों डॉलर का स्कैनर ठंडा करने वाले पंखों में रेत घुसने के कारण हार गया था, वर्क नहीं कर पा रहा था। एयर गार्ड ने डरते हुए मजाक किया, फराओ का शाप। फाइनली वर्क कंप्लीट हुआ, लेकिन कोई फैक्ट सामने नहीं आया कि तुत की मृत्यु कब हुई थी और कैसे हुई थी। परीक्षण पूरा होने के बाद तुत की बॉडी को फिर से वहीं ले जाया गया जहां से उसको बाहर निकाला गया था। तो जब ले जाने वाले लोहे की सीढ़ियों से बालू रेत में तुत की बॉडी को लेकर नीचे उतर रहे थे, तब तक हवा रुक चुकी थी। जब निकाला गया था बहुत ज़ोरों की हवाएं चली थी। स्कैन किया गया तब भी ज़ोरों की हवाएं चली, लेकिन अब हवाएं वो शांत हो चुकी थी। तो वहाँ से वो उसे नीचे उतरते हुए मरे हुए लोगों की घाटी में, जहाँ राजा तुत को फिर से दफना दिया गया। उसके मकबरे के दरवाजे के ऊपर मृगशिरा एक नक्षत्र जिसमें तारे टिमटिमाते हैं, जिसे एंशियंट इजिप्टियन असिरस, जो कि मृत्यु के बाद का देवता है, की आत्मा के रूप में जानते थे। बालक राजा तुत की देखभाल कर रहा था। राजा तुत की मम्मी वर्ल्ड्स फर्स्ट मम्मी है जिसे सीटी स्कैन किया गया, और उसके बाद 600 मम्मीज़ को सीटी स्कैन किया जा चुका है और आगे भी प्रोसेस कंटिन्यू है। राइटर इस स्टोरी के माध्यम से हम तक बस यही मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी ने इम्पॉसिबिलिटीज़ को पॉसिबिलिटीज़ में चेंज तो किया है, हमें सोचने और आगे बढ़ने की डायरेक्शन दिखाई है, लेकिन अभी बहुत आगे जाना बाकी है और एफर्ट्स करने
बाकी हैं। नाउ द टाइम ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस।